थपलियाल, CNBC आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी मुहिम पहला कदम में आपका स्वागत है। पहला कदम में हम हर हफ्ते आपको बचत और निवेश को लेकर बातचीत करते हैं, आपको उसके नए नए नुस्खे देते हैं। यहाँ हम केवल निवेश के टिप्स ही नहीं देते बल्कि आपके जहन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब भी आपको देते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं CNBC आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर आप अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। पहला कदम के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी म्यूचुअल फंड्स में निवेश की और कैसे इनको ट्रैक किया जाए, इनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए। साथ ही हमने बात की थी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETFs की। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल फंड्स की और साथ ही आपको बताएंगे कि फंड्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बात करते हैं आज हम इंटरनेशनल फंड की। सबसे पहले बहुत सारे निवेशक इसकी ओर आकर्षित तो होते हैं लेकिन इसमें कैसे निवेश किया जाए और इंटरनेशनल फंड होता क्या है उन्हें पता नहीं होता। देखिए कविता, आप हर रोज सुबह उठकर ये देखते हैं कि कल डाउ कहां बंद हुआ, आज SGX निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि SGX निफ्टी कहीं सिंगापुर में ट्रेड हो रहा है, लेकिन ट्रेड क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की निफ्टी, यानी कि वहां के निवेशक हमारे बाजारों को ट्रेड कर रहे हैं। हम रोज देखते हैं कि FIs ने आज क्या किया, कितना खरीदा, कितना बेचा। हम रोज देखते हैं अमेरिका के बाजार कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारे बाजार दुनिया भर के बाजारों से लिंक्ड है। बिल्कुल। और बाहर के लोग हमारे यहाँ के पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है हमारे बाजारों की ग्रोथ काफी अच्छा है, हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही अच्छा कर रहे हैं। दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं, कई सारी कंपनियां ऐसी है जो अच्छा कर रही है। मसलन डाउ को देख लें, लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे बाजार अपने लाइफ टाइम हाई से 15% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो अमेरिकी बाजारों में भी तेजी हुई। तो जैसे जैसे हम ग्लोबल हो रहे हैं, दुनिया भर के बाजारों के साथ हमारी लिंकेज बढ़ रही है, वैसे वैसे हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को भी अब ये समझना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुस्तान में पैसा न लगाएं, हिंदुस्तान के बाहर भी पैसा लगाने के बारे में सोचें। और इसी के लिए इंटरनेशनल फंड्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। जो सवाल आपने पूछा कि इंटरनेशनल फंड्स में कैसे पैसा लगाया जाता है या ये क्या होते हैं, सेम जैसे आप एक लोकल फंड में यहाँ पैसा लगा रहे हैं, किसी भी इक्विटी फंड में, डेट फंड में आपने पैसा लगाया, ठीक उसी तरह से आप इंटरनेशनल फंड में भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर यहाँ पैसा लगाते हैं, वैसे हमारे फंड उस देश के लिए फॉरेन इन्वेस्टर हो गए। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जितनी तमाम एसेट क्लास हमारे देश में है, जैसे कि इक्विटी, डेट और गोल्ड, तो इंटरनेशनल फंड्स में भी हम इन तीनों एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, हर एक एसेट क्लास में निवेश किया जा सकता है और जिस एसेट क्लास में आप पैसा लगाना चाहते हैं उसी तरह के फंड या उसी तरह की कंपनियों में पैसा लगाया जा सकता है। पहले इक्विटी की बात करें तो इक्विटी फंड्स क्या है? ऐसे फंड्स जो सीधा जाकर बाहर के देशों की, विदेशों की इक्विटी खरीदें। मसलन अगर हमारे यहाँ किसी फंड मैनेजर को पसंद है कि वो फेसबुक का शेयर खरीदें या फिर माइक्रोसॉफ्ट खरीदें या फिर कोई और शेयर जो उन्हें पसंद हो, एप्पल का शेयर खरीदें, तो वो जाकर सीधे शेयर खरीद सकते हैं। तो ये इक्विटी में निवेश करना हो गया। ये इक्विटी का इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। डेवलप्ड कंट्रीज में, कोई अमेरिका और यूरोप के बाजार है, वहां पैसा लगाया जा सकता है। कोई दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया या दूसरी तरह की कंट्रीज हो सकती है, वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। ये इक्विटी की बात हुई। डेट फंड्स सिंपल, जैसे हम यहाँ डेट में पैसा लगाते हैं वैसे आप अमेरिका में डेट में पैसा लगा सकते हैं, यूरोप में लगा सकते हैं, दूसरे देशों के डेट में पैसा लगा सकते हैं, अलग अलग कंपनियों के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। और तीसरा गोल्ड का। गोल्ड में जरूर दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो सीधा कि जैसे आपने गोल्ड फंड में पैसा लगाया है, यानी कि जो गोल्ड के भाव जो ऊपर नीचे होते हैं वो आपको रिटर्न मिलेगा। अब आप ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में भी तो आप लगा सकते हैं पैसा, फिर बाहर के गोल्ड फंड में पैसा क्यों लगाना? इक्विटी मार्केट में तो समझ में आता है कि वहां के शेयर अलग है, डेट मार्केट में समझ में आता है वहां की सिक्योरिटीज अलग है, लेकिन गोल्ड तो सेम है। गोल्ड सेम होने के बावजूद इसलिए गोल्ड फंड में वहां लोग पैसा लगाते हैं। एक तो जो हमारे रुपए और डॉलर का उतार चढ़ाव होता है उससे हमारे यहाँ के गोल्ड के रिटर्न में और बाहर के गोल्ड के रिटर्न में फर्क होता है। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ ड्यूटी, जैसे अभी इंपोर्ट पर ड्यूटी काफी ज्यादा है, तो ड्यूटी की वजह से गोल्ड के दाम ऊपर नीचे होते हैं, ड्यूटी कम या ज्यादा हो वो बाहर नहीं होते, तो इस वजह से गोल्ड फंड में पैसा लगाया जाता है। लेकिन गोल्ड फंड के साथ साथ गोल्ड माइनिंग कंपनियों में भी पैसा लगाया जाता है। तो गोल्ड में दो तरीके से अलग अलग बातें हैं। एक तो सीधा गोल्ड फंड में पैसा लगा लीजिए, दूसरा गोल्ड पैदा करने वाली, गोल्ड प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां हैं जिन्हें हम गोल्ड माइनिंग कंपनियां कहते हैं, उनमें भी लोग बहुत पैसा लगाते हैं और उनमें रिटर्न ठीक उसी तरह से आते हैं। जैसे गोल्ड के दाम तेज हैं
तो उनके शेयर ज्यादा तेजी से भागते हैं, गोल्ड के दाम गिरते हैं तो गोल्ड माइनिंग कंपनियों के शेयरों के दाम ज्यादा तेजी से गिरते हैं। तो आपको ज्यादा बड़ा प्ले करना है, ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा मुनाफा कमाना है, तो फिर गोल्ड माइनिंग कंपनियों के शेयरों में भी पैसा लगाया जाता है। गोल्ड ईटीएफ में भी क्या हम निवेश कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो सारे प्रोडक्ट्स वहां पर अवेलेबल हैं विदेशी बाजारों में, और जनरली इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स वहां पर हैं, इस तरह के सारे फंड्स वहां पर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ये समझना है कि आप सीधा गोल्ड खरीद रहे हैं तो गोल्ड के भाव, गोल्ड फंड खरीद रहे हैं तो सीधा जो गोल्ड के भाव ऊपर नीचे होते हैं उस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे। जब आप गोल्ड माइनिंग कंपनियों के फंड खरीद रहे हैं तो आपको रिटर्न तेजी के मार्केट में थोड़े ज्यादा मिलेंगे, मंदी के मार्केट में मार भी थोड़ी ज्यादा लग सकती है। बिल्कुल। अब मुझे एक चीज आपसे ये समझनी है कि जैसे कि जब हम कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो फंड मैनेजर कौन है, फंड की पिछली परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर ले, क्या उसी तरह इंटरनेशनल फंड्स के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं? क्या वहां पर भी एक फंड मैनेजर आपके तमाम एसेट को ट्रैक करता है, आपके फंड को ट्रैक करता है और बदलाव भी करता है परफॉर्मेंस के हिसाब से? ये इस बात पर डिपेंड करता है कविता कि आप किस तरह से निवेश कर रहे हैं। पहला तरीका जो है सीधे तौर पर कि यहां पर कोई एक फंड मैनेजर है, आपने उसके फंड में पैसा लगाया, समझिए कि किसी भी XYZ फंड का एक इंटरनेशनल फंड है। अब वो इंटरनेशनल फंड कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है। वो इंटरनेशनल फंड, एक तरीका यह है काम करने का कि यहीं बैठा हुआ फंड मैनेजर, चाहे वो अपनी रिसर्च टीम की मदद ले, दुनिया भर में कहीं और बाहर के बाजारों में उनकी रिसर्च टीम है जो लंदन में हो सकती है, अमेरिका में हो सकती है, सिंगापुर में हो सकती है, हांगकांग में हो सकती है, उनकी मदद से वो दुनिया भर में अपने शेयर खरीदे और पैसा लगाए। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन किसका है? वो फंड मैनेजर जो यहां बैठा है, राइट? तो वो हो गया एक तरह से नॉर्मल रूट। दूसरा रूट ये होता है कि फीडर फंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये समझने की बात है कि फीडर फंड क्या होता है। फीडर फंड मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा फंड है जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि आपको फीड कर रहा है, राइट? अब उसमें क्या होता है, मैंने यहां पर अपने एक फंड मैनेजर को पैसा दे दिया कि मुझे इस इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाना है। वो फंड मैनेजर कहेगा देखिए मेरी एक्सपर्टाइज तो हिंदुस्तान के बाजारों की ज्यादा है, हमारा ही एक और ऐसा फंड है, या हम कुछ ऐसे फंड्स को जानते हैं जो अमेरिका में बड़े एक्सपर्ट हैं, जो यूरोप में बड़े एक्सपर्ट हैं, या चीन के बाजारों में एक्सपर्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा उनके फंड में पैसा लगा देंगे आपके बिहाफ पे, बजाय एक एक शेयर में चूज करूं, पसंद करूं, ट्रैक करूं। ये एक्सपर्टाइज शायद मेरे में ना हो, यहां बैठकर शायद मेरे लिए रियो टिंटो का शेयर ट्रैक करना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन कोई अमेरिका के बाजारों में है तो उसके लिए ये बड़ा आसान होगा। तो फिर ऐसे में फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, फीडर फंड का सहारा लेते हैं, यानी कि वो किसी एक दूसरे फंड में पैसा लगा देते हैं आपके बिहाफ पर, और फिर वो ट्रैक करते रहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह से चल रहा है। तो उसमें वहां की जो लोकल एक्सपर्टाइज है, वो जो बाहर के फंड मैनेजर हैं, जो वहां के इक्विटीज और दूसरे एसेट्स के बारे में ज्यादा जानते हैं, उसका फायदा भी मिल जाता है। अनिल जी, इन सब में एक चीज होती है भरोसा। अब जैसे कि इंडियन फंड मैनेजर कैसे काम करते हैं हमें तो पता है, लेकिन इंटरनेशनल फंड मैनेजर कैसे काम करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि लोकल एक्सपर्टीज उनमें बहुत होती है। मैं एक इंडियन इन्वेस्टर हूं, मैं कैसे उनकी कैले पे भरोसा कर लूं और कैसे अपने आप भी खुद ट्रैक करूं इनकी परफॉर्मेंस? ये बहुत सही सवाल है, और शायद इसी वजह से फीडर फंड की जरूरत होती है, क्योंकि अब मुझे पता नहीं कि अच्छा दूसरा भरोसा नहीं करने वाली बात यहाँ के लोकल फंड मैनेजर्स में भी हो सकती है कि हो सकता है अनिल सिंह भी इंडिया की इक्विटीज को अच्छे से ट्रैक कर ले, लेकिन अगर आप मुझे डाउ के बारे में पूछेंगे या फुटसी के बारे में पूछेंगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, या उतनी मुझे जानकारी नहीं होगी। तो मेरी एक्सपर्टाइज हिंदुस्तान की इक्विटी तक सीमित है। वैसे ही हमारे यहाँ जो फंड मैनेजर्स हैं उन्हें हिंदुस्तान के बारे में पूरा पता है, लेकिन जब विदेशों के बारे में वो जानना चाहते हैं तो फिर वो किसी बड़ी एफआई पर भरोसा करेंगे, कोई मॉर्गन स्टैनली, कोई मेरिल लिंच, कोई HSBC, इस तरह के जो बड़े फंड होते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, CLSA, क्रेडिट स्विस, फिर वो क्या करते हैं, उनके फंड में पैसा लगा देते हैं और उन्हें ट्रैक करते हैं। तो ऐसे में आपके और हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं रहती कि कौन सा फंड पसंद करना है, क्योंकि हमारी वो एक्सपर्टाइज है नहीं। तो फंड मैनेजर इतनी एक्सपर्टाइज डेवलप कर लेते हैं कि वो भले डायरेक्टली वहां के बाहर के शेयर न खरीदें, लेकिन उन्हें ये पता है कि बाहर के कौन से फंड्स में हमें पैसा लगाना है। अच्छा, इन सब के बीच में टैक्सेशन किस तरह से काम करता है, अगर हम उसके बारे में जानना चाहें? इंटरनेशनल फंड में निवेश करने के लिए किस तरह की टैक्स लायबिलिटी पड़ती है एक निवेशक पर? देखिए, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, क्योंकि आप निवेश कर रहे हैं बाहर की इक्विटी में, तो जो टैक्स बेनिफिट आपको हिंदुस्तान में मिलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 है, वो फायदा आपको यहां नहीं मिलेगा। यहां पर आपको फायदा क्या मिलता है? आपको फायदा ये मिलता है कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबल बनाना चाहते हैं, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि फर्ज करें मसलन चीन के बाजार हैं, अब बड़ा खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, 50-60% गिर चुके हैं, रशिया के बाजार, वेनेजुएला के बाजार इतने खराब हो चुके हैं, लेकिन अगर आप ये सोचे कि क्रूड के दाम $35 आ गए, अब और इससे खराब क्या होगा? कमोडिटीज इतनी गिरी पड़ी हैं,
अब कभी भी ये देश अट्रैक्टिव हो गए, कभी भी वापस अच्छा हो सकता है, यहां से बहुत बुरा नहीं होगा, ये सोचकर अगर आप पैसा लगाना चाहें तो फिर आपके लिए मौका है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, समझिए आपको लगता है कि क्रूड यहां बॉटम आउट हो गया या मेटल्स यहां पर बॉटम आउट हो गई, अब यहां से ज्यादा नहीं गिरेगी, तो आप क्या करेंगे? आप कोई टाटा स्टील खरीदेंगे, कोई केन इंडिया हमारे यहां खरीदेंगे, लेकिन आपको लगता है कि केन इंडिया, टाटा स्टील उतना फायदा मुझे नहीं दे सकती क्योंकि घरेलू ऑपरेशंस अगर ज्यादा है, विदेशी ऑपरेशंस कम है, तो आप विदेश में जाकर उस तरह की कंपनियों में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे या विदेशी फंड में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहली बात, टैक्सेशन के एंगल से मत लगाइए, आपको इस एंगल से लगाना है कि हमारे मुकाबले में कोई बाहर के बाजार है, कोई दूसरे बाजार हैं या कोई दूसरी कंपनियां ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके दे सकती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ई कॉमर्स, हिंदुस्तान में इतना बड़ा पैसा ई कॉमर्स में आ रहा है, अगर मैं आपको पूछूं कि हिंदुस्तान में ई कॉमर्स कंपनी में मुझे पैसा लगाना है, एक भी लिस्टेड नहीं है, हार्डली कोई होगी तो बहुत ही छोटी, नहीं के बराबर। लेकिन ई कॉमर्स इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है प्राइवेट इक्विटी के थ्रू, और मुझे पार्टिसिपेट करना है तो क्या करूं? फिर मैं ये सोचूंगा कि विदेशों में कौन सी ऐसी कंपनियां जो ई कॉमर्स स्पेस में लिस्टेड है, कौन से ऐसे फंड हैं जो ई कॉमर्स कंपनियों में पैसा लगाते हैं, मैं उनके शेयर खरीद लूं। तो अलग अलग थीम सोचकर आपको पैसा लगाने का मौका विदेश में मिलता है। तो यानी डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से इंटरनेशनल फंड आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इससे जुड़े रिस्क क्या है, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स की, जहां अब तक हमने आपको बताया कि कैसे दूसरी इकोनॉमीज की ग्रोथ में आप भी हिस्सा ले सकते हैं इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करके, लेकिन अब इससे जुड़े रिस्क क्या है उसे बात करते हैं। अनिल जी, हम जानते हैं करेंसी रिस्क एक बहुत बड़ा डर होता है इंटरनेशनल फंड में, क्योंकि हम एक तो रुपए में यहां से निवेश करते हैं और बाद में वो पैसा दूसरी एसेट क्लासेस में जाता है, तो कैसे करेंसी के उतार चढ़ाव का हमें नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है? देखिए, दो तरह की रिस्क है। एक रिस्क तो वो कि जिस एसेट में आप पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो शेयर हो, फिक्स इनकम वाले डेट फंड हो या गोल्ड फंड हो, तो अगर इक्विटी ऊपर नीचे जाएगी वो रिस्क है। डेट में आपका क्रेडिट रिस्क या जो भी डेट फंड के साथ रिस्क होती है वो है। गोल्ड की ऊपर नीचे जाने की जो रिस्क है, तो वो रिस्क को आप चाहे हिंदुस्तान में पैसा लगाएं चाहे बाहर लगाएं, वो तो हर एसेट क्लास के साथ जो रिस्क है वो तो है ही, वो तो आपको इंटरनेशनल फंड में भी झेलनी है, हमारे यहाँ के फंड में भी जल्दी। जो एडिशनल रिस्क की आपने बात की करेंसी की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और वो समझने वाली बात है। होता क्या है, आप जब इंटरनेशनल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? आप तो रुपए में लगाएंगे, आप जाकर किसी फंड मैनेजर को कहेंगे देखिए जी मुझे 1 लाख रुपए लगाना है, आपने 1 लाख रुपए उनको दे दिए, फंड मैनेजर क्या करेगा? उन्हें डॉलर में कन्वर्ट करेगा। अगर वो अमेरिका में लगा रहे हैं या ज्यादातर करेंसी सारी डॉलर के मुकाबले में चलती है तो मानकर चलें कि डॉलर में कन्वर्ट करेगा। फर्ज करें आज रुपए का भाव 67 रुपए के आसपास है, तो आपको 67 रुपए के जितने आपको डॉलर मिल गए 1 लाख रुपए के सामने, अब उन डॉलर से आपने एक विदेशी फंड खरीद लिया। समझिए 1 साल बाद आपको 10% की कमाई हुई इस फंड में, ठीक है, और रुपए का दाम हो गया 70 डॉलर के मुकाबले, यानी कि 3 रुपए आप हो गए कमजोर। बिल्कुल। और इधर रिटर्न मिला 10%। तो आपके फंड में क्या होगा? आपके फंड में फायदा होगा 10% का, क्योंकि आपकी एनएवी 10% बढ़ी है, प्लस जो 3 रुपया कमजोर हुआ है उसका भी फायदा होगा। तो अगर आप विदेश में पैसा लगाते हैं और हमारा रुपया कमजोर होता है, तो जितना रुपया कमजोर हो रहा है उसका एडिशनल फायदा, यानी कि 4 से 5% की आपकी कमाई बढ़ गई। लेकिन इसके विपरीत अगर रुपया मजबूत हो गया तो फिर आपके लिए नुकसान भी होगा। तो जितना आपने वहां कमाई या नुकसान किया उसमें रुपए की मजबूती का, तो रुपए की मजबूती हमारे लिए नुकसान वाली है अगर हम बाहर फंड पैसा लगा रहे। ठीक उसी तरह से जैसे एफआईज आकर हिंदुस्तान में पैसा लगाते हैं, कई बार हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में आए एफआईज जब डॉलर का भाव था 60 और अब हो गया 10% नीचे, तो एक तरह से 10% का नुकसान तो उन्हें वैसे ही हो गया। जब वो पैसा निकाल कर बाहर ले जाएंगे तो करेंसी में 10% का नुकसान हो गया। तो ठीक उसी तरह से जब हम विदेश में पैसा लगाते हैं और हमारी करेंसी कमजोर होती है तो हमें फायदा होता है, क्योंकि जब हम वापस डॉलर को कन्वर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि हमेशा डॉलर मजबूती होगा, रुपया हमेशा कमजोरी होगा, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। तो करेंसी से आमतौर पर हिंदुस्तानी निवेशकों को फायदा होता है, क्योंकि लंबे पीरियड में अगर आप देखेंगे ना कविता जी,
तो करेंसी हमारी धीरे धीरे डॉलर के मुकाबले में कमजोरी होती है। सालाना 4 से 5% कमजोर होती है करेंसी। तो उतना फायदा आपको 5 साल 7 साल 10 साल के व्यू से अगर आप देखें तो सालाना 4-5% का फायदा आपको करेंसी की कमजोरी का मिल जाता है। और बाकी तो आपने जहां पैसा लगाया है, जिस देश में जिस फंड में पैसा लगाया है, जिस इक्विटी में या जिस बॉन्ड फंड में पैसा लगाया है, वो कैसा रिटर्न देता है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए बहुत अनिवार्य होता है कि आप ग्रोइंग इकोनॉमी में पैसा लगाएं जहां की करेंसी लगातार बढ़ती ही रहे। ग्रोइंग इकोनॉमी के बजाय डेवलप्ड इकोनॉमी में, क्योंकि आप ये देखिए, अभी भी आप देखिए जैसे यूरो और दूसरी करेंसी है उसके मुकाबले में हम कम गिरे हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले हम ज्यादा गिरे हैं। तो ऐसा है कि डॉलर सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी है और जनरली ट्रेंड ये है कि डॉलर मजबूती होता रहता है। तो जब आप विदेश में निवेश कर रहे हैं, विदेशी फंड में निवेश कर रहे हैं, तो डॉलर डिनोमिनेटेड फंड यानी कि वो फंड जो डॉलर में आपसे पैसा ले रहे हैं, यूएस डॉलर में पैसा ले रहे हैं, वहां रिस्क कंपैरेटिवली कम है। और दूसरी बात, आप निवेश करने की तब सोचें जब आपका रुपया मजबूत हो। समझिए आज 67 है, रुपया खुदा न खास्ता 62-63 के आसपास आ जाए, 64 के आसपास आ जाए, तो आप सोचिए ठीक उसी तरह जैसे आप विदेश घूमने जा रही हैं, आपको डॉलर खरीदने हैं, तो आप कब खरीदेंगी? 67 है तब खरीदेंगी या 62 है तब खरीदेंगी? नेचुरली जब 62 का भाव है। तो ठीक उसी तरह से जब हमारी करेंसी मजबूत हो तब विदेश में पैसा लगाने का मौका ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब ये बताएं कि किस तरह के इंटरनेशनल फंड्स होते हैं। हमने अब तक एसेट क्लास तो समझ ली है, लेकिन उनमें भी किस तरह के फंड्स होते हैं जहां पर निवेशक पैसे लगा सकते हैं और सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए 4 तरह के फंड है बेसिकली। एक तो डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं, एक कुछ कंट्री स्पेसिफिक फंड होते हैं, एक फंड इस तरह के होते हैं जो बास्केट ऑफ कंट्रीज कहते हैं उन्हें, वो फंड होते हैं, और चौथा जो फंड है वो सेक्टर और थीमेटिक फंड होते हैं। तो ये 4 तरह के अलग अलग फंड्स होते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जो होते हैं इंटरनेशनल फंड्स की श्रेणी में, क्या वो हमारे तरह के ही होते हैं? जैसे भारत में हम बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होते हैं जो कि आपको पोर्टफोलियो में रखने भी चाहिए, लंबी अवधि का नजरिया रखे, तो क्या ये सारी चीजें इसमें भी लागू होती हैं? काफी हद तक। फर्क सिर्फ इतना है कि जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है या फिर डाइवर्सिफाइड बॉन्ड फंड भी हो, वो फंड होंगे ऐसे जो सिर्फ एक ही देश के शेयर में पैसा नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। हो सकता है वो कोई शेयर चीन से चुने, कोई अमेरिका से चुने, कोई स्विट्जरलैंड से चुने, कोई इंग्लैंड से चुने। तो डाइवर्सिफाइड फंड का मतलब ये है कि अलग अलग देशों के फंड हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, और जिसमें अलग अलग तरह के शेयर या अलग अलग तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। तो डाइवर्सिफाइड का मतलब ये कि ये किसी एक देश के नहीं होके अलग अलग देश के हो सकते हैं। तो इसीलिए साथ साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो दूसरा फंड है, हाँ मैं उसी पे आई थी, कंट्री स्पेसिफिक फंड फिर क्या होता है? एग्जैक्टली। अगर मुझे लगता है, जो मैंने कहा कि समझिए रशिया के बाजार 70% गिर गए, अब मुझे लगता है मेरे पास 3-5 साल का व्यू है, यहां से 10% और रशिया के बाजार गिर जाएंगे तो मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कमोडिटी मार्केट में तेजी हो गई, अगर क्रूड फिर घूम गया, या मुझे लगता है कि रशिया में अच्छा काम हो सकता है और मैं पैसा लगाना चाहूं, तो मैं सिर्फ रशिया के शेयरों में पैसा लगाऊंगा। तो ये एक कंट्री स्पेसिफिक फंड हो गया। या मुझे लगता है कि चीन में भले कितना ही खराब हो जाए 5% की ग्रोथ तो आएगी, मार्केट 60% 50% करेक्ट हो चुके हैं, मैं वहां पैसा लगाना चाहता हूं। या तीसरा ये कि अमेरिका में भले ही ब्याज दरें बढ़ रही हो, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, वहां की कंपनियों की कमाई बढ़ रही है, और मुझे इस लिहाज से लगता है कि अमेरिका में अच्छा रिटर्न बन सकता है, तो मैं अमेरिका में पैसा लगाऊंगा। लेकिन जो कंट्री स्पेसिफिक फंड है वो किसी एक पर्टिकुलर देश की, उसी देश में पैसा लगाते हैं, फिर चाहे वो वहां की इक्विटी हो, वहां के डेट हो या वहां के गोल्ड फंड। तो बेसिक अंतर ये है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होते हैं इंटरनेशनल फंड्स, उनमें अलग अलग देशों, किसी भी देश से कोई भी शेयर चुन सकते हैं। बिल्कुल। और जो कंट्री स्पेसिफिक है उनमें उसी देश के उसी स्टॉक्स में निवेश किया जाता है, जो कि लगता है कि फंड मैनेजर को कि आगे चल के बढ़त होगी। कई बार हम कहते हैं ना कि इंडिया स्पेसिफिक फंड में बड़ा पैसा आ रहा है, हाँ। यानी कि ऐसे फंड जो सिर्फ इंडिया पर बुलिश है, वो जो हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं। वैसे ही कई बार हो सकता है चाइना स्पेसिफिक फंड में बड़ा पैसा आ रहा है, या यूएस स्पेसिफिक फंड में ज्यादा पैसा आ रहा है। तो ऐसे में बास्केट ऑफ कंट्रीज फंड का मतलब क्या होता है? हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग थीम है, और इस थीम के कुछ फायदे भी कुछ नुकसान भी। अगर मुझे लगे कि ब्रिक्स कंट्रीज है, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, इस तरह के देशों में अगर मुझे पैसा लगाना है, तो कुछ फंड ऐसे हैं जो ब्रिक्स फंड है, जो इन देशों के शेयरों में या फिर इन देशों के बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। एक बड़ी थीम आपने सुनी होगी, आजकल बड़ा नाम चलता है इमर्जिंग मार्केट फंड्स, ईएम फंड्स। इमर्जिंग मार्केट फंड्स क्या है? ऐसे देश जो डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आते हैं, जैसे हिंदुस्तान। अब होता क्या है कि कुछ फंड इन सारे देशों में मिलकर पैसा लगाते हैं, हर देश का अलग अलग वेटेज रखते हैं, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि कभी अब उनका व्यू खराब हुआ तो इमर्जिंग मार्केट्स में वो ब्राजील में भी बेचेंगे, इंडिया में भी बेचेंगे। अच्छा। तो हर एक अलग अलग तरह के बास्केट ऑफ फंड ये कि कोई एक पर्टिकुलर, जैसे इमर्जिंग फंड हो गए,
ब्रिक्स फंड हो गए, इस तरह के उसमें 4 या 5 देशों के स्टॉक्स या 4 या 5 देशों के एसेट्स, अलग अलग देशों के, उनको मिलाकर जो फंड बनाया जाता है उसे इमर्जिंग मार्केट। और ये चुनाव करता है फंड मैनेजर ही? जी हाँ, बिल्कुल। आप जिस तरह का फंड चुनना चाहें, अगर आपको बास्केट ऑफ कंट्रीज लेनी है तो आप ये कह देंगे कि मुझे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाना है, या आप कह देंगे कि मुझे इमर्जिंग मार्केट्स में लगाना है, या यूं कहेंगे आपकी मुझे डेवलप्ड इकोनॉमीज में ही पैसा लगाना है, तो वो 4-5 ऐसे देश चुनेंगे जिसमें कोई जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश होंगे, उन्हीं में पैसा लगाया जाएगा। लेकिन क्या हम विदेशों के सेक्टर्स और थीमेटिक फंड्स जो हैं उनमें निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने शुरुआत में बात की ना कि अगर आपको ई कॉमर्स का फायदा उठाना है, अब ई कॉमर्स का फायदा आप हिंदुस्तान में नहीं उठा सकते, तो आप विदेश में जाकर ऐसे फंड ढूंढ सकते हैं जो सिर्फ ई कॉमर्स में पैसा लगाए। कई बार आपको स्टार्टअप्स में पैसा लगाना है, हमारे यहाँ वो बहुत ज्यादा मार्केट बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा कंपनियां लिस्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा फंड्स लिस्टेड नहीं है, तो आप वहां पर पैसा लगा सकते हैं। सपोज आप ये कहें कि मुझे सिर्फ कमोडिटीज में पैसा लगाना है, तो विदेशों में कई सारे फंड ऐसे हैं जो सिर्फ कमोडिटीज में पैसा लगाते हैं, माइनिंग में पैसा लगाते हैं। हमारे यहाँ रियल एस्टेट फंड्स अब आने शुरू हो रहे हैं, विदेशों में रियल एस्टेट फंड बड़े पैमाने पर हैं। एग्रीकल्चर फंड वहां पर काफी है, हमारे यहाँ नहीं है। अगर आपको लगता है कि कॉफी में बड़ी तेजी होगी, चाय में बड़ी तेजी होगी, शुगर में बड़ी तेजी होगी, तो दुनिया भर में ऐसे सारे फंड। कविता, मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ सोचिए कि किस तरह के फंड में मुझे बाहर पैसा लगाना है। हर एक तरह के फंड अवेलेबल हैं और बड़ी लंबी चौड़ी चॉइस मिलती है पैसा लगाने की। मनपसंद थीम आपकी हो, जिसमें आपको लगे कि मुनाफा हो, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल फंड्स में निवेश कैसे करते हैं, कितने तरह के इंटरनेशनल फंड होते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि फंड ऑफ फंड्स क्या होते हैं और क्या आपको इसमें निवेश करने से फायदा होगा। बने रहिए हमारे साथ। पहला कदम में अब हम बात करते हैं फंड ऑफ फंड की। सबसे पहले तो अनिल जी आप मुझे ये बताइए कि फंड ऑफ फंड होता क्या है? ये हमने अक्सर सुना है और कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उन्होंने सही फंड में निवेश किया है या एक ही अलग तरह का म्यूचुअल फंड होता है। देखिए, सिंपल है। फंड ऑफ फंड्स एक ऐसा फंड जो कई सारे फंड में पैसा लगाता है। ओके, सिंपल, बड़ा आसान है। अब जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, मसलन इक्विटी फंड में आपने पैसा लगाया, वो फंड क्या करता है, आपसे पैसा लेगा, फिर अलग अलग शेयर चुनेगा और अपना एक पोर्टफोलियो बनाएगा। फंड ऑफ फंड्स में क्या होता है, एक फंड ने आपसे पैसा लिया और वो अलग अलग तरह के फंड चुनेगा, बजाय इसके कि अलग अलग शेयर चुनने के, वो 3, 4, 5 अलग अलग तरह के फंड चुनकर उसका एक पोर्टफोलियो बनाएगा। तो फंड ऑफ फंड में पैसा दूसरे फंड्स में लगाया जाता है, और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है तो उसमें पैसा सीधा किसी इक्विटी में, डेट फंड है तो डेट में, उस तरीके से लगाया जाता है। तो फर्क इतना ही है कि बजाय सीधा एक एक शेयर खरीदने के, वो अलग अलग तरह के फंड खरीदते हैं। तो इसमें भी क्या टाइप्स होते हैं, तरीके होते हैं? बिल्कुल, इन्हें 2 तरीके से देखना चाहिए। वैसे चार अलग अलग तरीके के फंड होते हैं और इन्हें बांटने के जो तरीके हैं, पहला तो ये कि होल्डिंग के बेसिस पर बांटा जाता है और दूसरा फंड हाउस के बेसिस पर बांटा जाता है। तो यहाँ पे सिंगल होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो उसके बेसिस पे कैसे बांटा जाता है? सिंगल होल्डिंग में फंड ऑफ फंड क्या होता है, सपोज मैंने किसी फंड मैनेजर को पैसा दिया कि आप मेरा पैसा किसी एक निश्चित प्रकार के इक्विटी फंड में लगा लीजिए। वो फंड मैनेजर ये कहेगा, समझिए जैसे मैंने कहा कि आप मेरा पैसा ई कॉमर्स वाले फंड में लगाइए, ठीक है, या किसी स्टार्टअप में लगाइए। अब वो फंड मैनेजर कहेगा कि मेरे पास तो वो फंड है नहीं, तो मैं आपका पैसा कोई XYZ दूसरा फंड ऐसा है जो ये फैसिलिटी देता है। तो सिंगल होल्डिंग फंड मतलब वो सीधा उसी एक फंड में जाकर आपका पैसा लगा देगा। आपके ब्याह पे उन्होंने फंड चूज किया है और सीधे एक ही फंड में पैसा लगाया है, इसे कहते हैं सिंगल होल्डिंग फंड। तो मल्टीपल होल्डिंग फंड का मतलब कि एक से ज्यादा जगह पर निवेश होता है? एग्जैक्टली। अब समझिए कि आप ये कहें कि भाई आपने किसी एक फंड मैनेजर पर भरोसा किया है, किसी एक फंड पर लगाया, लेकिन मुझे चाहिए डाइवर्सिफिकेशन, मैं सिर्फ एक फंड से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर ऐसी स्कीम देगा जो मल्टीपल होल्डिंग वाले फंड होंगे, यानी कि उसमें आपके पास कई सारे फंड होंगे, अलग अलग होंगे, ताकि क्या होगा कि आपको समझिए एक फंड आपने XYZ फंड में से लिया, दूसरा ABC से लिया, तो 4 या 5 फंड्स आप उसी तरह के अपने इस फंड में रख सकते हैं, तो आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है। उसी तरह की एसेट क्लास में, उसी तरह की थीम में आप ज्यादा फंड ले लेते हैं। ऐसे में सिंगल फंड हाउस फंड ऑफ फंड भी इसी तरह निवेश करते हैं या इनका निवेश करने का तरीका अलग होता है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये समझना जरूरी भी है।
अगर मुझे भरोसा है कि कोई एक पर्टिकुलर फंड हाउस ठीक है, मुझे सारा पैसा इसी में लगाना है, कोई भी फंड हाउस हो सकता है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि यहां पैसा लगाकर कितना पैसा मैं कोई सेक्टर फंड में लगाऊं, कितना पैसा मैं इसके डेट फंड में लगाऊं, कितना शॉर्ट टर्म में, कितना गिल्ट में, कितना इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में लगाऊं, कितना मिड कैप में लगाऊं। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं वो फंड मैनेजर को या उस फंड हाउस को एक मैंडेट दे देता हूं कि भाई देखिए, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे लगता है आपका फंड हाउस यानी कि आपकी कंपनी ये अच्छी है, मैं आप पे भरोसा करता हूं, ये पैसा संभालिए, अब आपको जहां लगाना लगा दीजिए, आपके फंड हाउस की जो स्कीम आपको ठीक लगती है उसमें पैसा लगा लीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स थोड़े से इधर उधर होते हैं, लेकिन आपने उस पर भरोसा कर दिया किसी फंड पर और उसको बोल दिया, तो वो फंड हाउस क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फंड की अलग अलग स्कीम में पैसा लगाएगा। अच्छा, तो ये सिंगल फंड हाउस होल्डिंग फंड हो जाता है। हाँ। आप सिर्फ और सिर्फ इसी एक फंड हाउस की होल्डिंग का फायदा उठाते हैं और एक पर भरोसा कर उसी को पैसा दे देते हैं। तो मल्टीपल फंड हाउस, फंड ऑफ फंड मतलब हाँ। एक से ज्यादा। एग्जैक्टली, एक से ज्यादा फंड हाउस। समझिए, एक फंड हाउस मेरा है, एक आपका है, एक हमारे प्रोड्यूसर साहब का है, तो अब 3 फंड हाउस आपके पास में हो गए। अगर समझिए कि एक इन्वेस्टर आता है, कहता है कि मुझे तो बैंकिंग शेयरों में पैसा लगाना है, तो हम कहेंगे एक हमने कविता जी का बैंकिंग फंड चुना है, एक अनिल जी का चुना है, एक हमारे प्रोड्यूसर साहब का चुना है, और वो 3 फंड हमने ले लिए। तो कई बार क्या होता है ना, हर एक फंड मैनेजर का मार्केट पर, शेयर पर, सेक्टर पर व्यू अलग अलग होता है। हो सकता है कभी आप एकदम सही सटीक साबित हो, कभी कोई और सही सटीक साबित हो। तो जब आप 3-4 फंड ले लेते हैं उसी कैटेगरी के अलग अलग फंड हाउस से, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा अच्छे से हो जाता है। कविता, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि आप ऐसा करते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले। तो जब आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, रिस्क को आपको फैलाना है, अलग अलग फंड हाउसेज में डालना है, तो फिर फंड ऑफ फंड में पैसा लगाने का सबसे बड़ा जो आपको सोचना चाहिए वो ये कि आपको बजाय सिंगल फंड हाउस होल्डिंग में जाने के मल्टीपल फंड हाउस में जाना चाहिए, ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन का पूरा फायदा मिल सके। मेरे ख्याल से यही उद्देश्य भी होगा इन तमाम फंड्स का। लेकिन अब बात करते हैं नफे नुकसान की। यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो एक निवेशक को किस तरह सतर्कता बरतनी चाहिए इस तरह के फंड्स में निवेश करने से? 2 बहुत बड़े डिसएडवांटेज हैं, और इस वजह से ये खासतौर से इक्विटी वाले फंड्स, इस वजह से ये इक्विटी में ये फंड्स बहुत पॉपुलर नहीं है। पहला डिसएडवांटेज तो क्या है, समझिए आप एक फंड मैनेजर है, मैंने आपको पैसा दिया, तो मैंने जो पैसा आपको दिया, आप कुछ न कुछ तो फीस उस पर चार्ज करेंगी, राइट? तभी आपका फंड कमा रहा है। अब आप क्या करेंगी, किसी दूसरे फंड में जाकर पैसा लगा रही है। अब वो दूसरा फंड जो आपके बिहाफ पे पोर्टफोलियो बनाकर बैठा है, वो भी तो कुछ न कुछ इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है, और आप उनके लिए एक दूसरे कॉमन इन्वेस्टर की तरह होगी, राइट? तो मुझे एज ए इन्वेस्टर मैं डायरेक्टली उस फंड में पैसा नहीं लगाकर आपके थ्रू लगा रहा हूं, तो मेरे लिए तो 2 बार पैसा देना पड़ गया। बिल्कुल। तो मेरे लिए एक्सपेंसेस बढ़ गए, मेरे लिए रिटर्न कम हो गया। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो फंड ऑफ फंड का पहला ये कि आपके खर्चे बढ़ गए। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज, इससे भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो इक्विटी फंड्स के लिए है, वो क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलते। आप 1 साल से ज्यादा अगर इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो और मुनाफा कमाते हैं, टैक्स कितना है? 0। लेकिन वो टैक्स कब है? जब आप सीधे तौर पर इक्विटी फंड में पैसा लगाएं या सीधे तौर पर इक्विटी शेयर में पैसा लगाएं और उसे मिनिमम 1 साल के लिए होल्ड करें। अब जो ये डेफिनेशन है ना, इसमें फंड ऑफ फंड्स को नहीं शामिल किया गया है, भले वो इक्विटी फंड है फिर भी नहीं है। तो अगर आप फंड ऑफ फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको इक्विटी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लोकप्रियता काफी कम होगी। हाँ, किसमें? सिर्फ इक्विटी में। क्योंकि डेट फंड में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 नहीं है। तो अगर आपको डेट फंड में फिक्स इनकम में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो फंड ऑफ फंड फिर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए हमारी राय साफ है कि आप फंड ऑफ फंड में पैसा मत लगाइए, क्योंकि आपको टैक्स एडवांटेज नहीं मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आज हमने बहुत सारे फंड्स पर चर्चा की है, खासतौर से फंड ऑफ फंड्स और इंटरनेशनल फंड्स की। लेकिन अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। पहला कदम की मुहिम में हम आगे बढ़ते हैं और अब जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ। और सबसे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मोहम्मद अतरम गुजरात से। नमस्कार मोहम्मद जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं गुजरात में से? गुजरात में से मैं भावनगर जिला से बोल रहा हूं। अच्छा, बताइए आपका सवाल क्या है? जी, मेरा यही सवाल है मैडम जी के
मैं हर माह 2000 रुपये की SIP करना चाहता हूँ। तो मुझे कौन से फंड चुनना चाहिए म्यूचुअल फंड में? उम्र क्या है आपकी मोहम्मद साहब? जी, उम्र मेरी 35 साल की है। 35 साल। कितने साल तक आप करेंगे ये SIP, ये बताइए? 10 साल तक। 10 साल तक। लेकिन अपने निवेश को बढ़ाएंगे भी ना? अभी तो फिलहाल 2000 से आप शुरुआत करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कविता जी, फिलहाल मैं 2000 से शुरुआत करना चाहता हूँ। जी हाँ। अच्छा, 10 साल के बाद कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? कुछ खास जहन में है कोई अमाउंट? हाँ जी, मैं 5 लाख रुपया इकट्ठा करना चाहता हूँ। 5 लाख का लक्ष्य है इनका। काफी लंबा टाइम होराइजन है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आप इनको रेकमेंड करेंगे? 2000 यानी कि साल के हुए 24,000 जी, और 10 साल के हुए 2,40,000 जी, राइट। तो 2,40,000 पर मोटा मोटी ये जो पैसा बना पाएंगे 7.5-8 लाख तक का तो मुझे लगता है बन सकता है तो मोहम्मद अकरम साहब, आपके लिए सही सलाह ये है कि आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में पैसा लगाएं। लगभग सारे फंड हाउस जो है, क्योंकि आपने पूछा है कि SIP कहाँ करें, सारे फंड हाउस ऐसे हैं, चाहे वो रिलायंस म्यूचुअल फंड हो, बिरला म्यूचुअल फंड हो, ICICI प्रूडेंशियल, ब्लैक रॉक, इन सबके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। तो कोई भी एक फंड चुनकर आप इनमें हर महीने 2-2 हजार रुपए लगाना शुरू कर दें। 10 साल के लिए आप SIP करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो 10 लाख रुपए पाने का लक्ष्य है, लगभग उसके आसपास आप पहुंच सकते हैं। निवेश बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आपको सलाह ये दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड से अनुराग गिरिडी ने अपना सवाल हमें फेसबुक पर भेजा है और ये बोल रहे हैं कि इनके पास फिलहाल 5 लाख रुपए हैं और जानना चाहते हैं कि इन पैसों को म्यूचुअल फंड में क्या 15 साल के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं। और साथ ही इनका सवाल ये है कि क्या एक मुश्त निवेश करना ठीक होगा या इन पैसों को ये बैंक में जमा करके हर महीने उसके ब्याज से SIP कर लें, क्या ये जरिया ठीक होगा या नहीं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अनुराग जी, आपने म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने के बारे में सोचा और आपका जो टाइम होराइजन है वो भी काफी अच्छा है, 15 साल का। अक्सर लेकिन लोग हमें पूछते हैं कि क्या एक मुश्त निवेश करने में फायदा होगा या SIP के जरिए बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव का हमें फायदा उठाना चाहिए। कविता, जो SIP की बात ये कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? बैंक में रखकर उसका ब्याज उसके ब्याज से SIP करें। देखिए अनुराग जी, खाली ब्याज की SIP से बात नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि मेरा 3 साल का व्यू है, तो मैं आपको सलाह कुछ और देता। जब आप कह रहे हैं कि 15 साल का आपका नजरिया है, 15 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये बैंक में से ब्याज कमाने की लालच छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूं कि 15 साल में आपको बैंक के ब्याज से कहीं ज्यादा रिटर्न इक्विटी में मिलेगा, और वो भी टैक्स फ्री। ऑलमोस्ट, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1.5 गुना ज्यादा है, और टैक्स को मिलाकर देखेंगे तो 2 गुना रिटर्न आपका इक्विटी में बनेगा। तो फिर आपको बैंक डिपॉजिट के बारे में नहीं सोचना है। 15 साल का लंबा वक्त है, 5 लाख रुपए है। और अच्छी बात यह है कविता की, इस वक्त बाजार भी खराब है, तो एक मुश्त पैसा लगा लीजिए। चाहे तो थोड़ा बहुत आप टाइम करना चाहें तो 50% अभी लगा लीजिए, 50% थोड़ा और नीचे आ जाए, 5-7% बाजार और गिर जाए तो लगा लीजिए, ना गिरे तो थोड़े वक्त बाद लगा लीजिए। लेकिन ये लेवल्स अच्छे हैं। 15 साल का अगर आपका व्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि निफ्टी में आप 7,500 में पैसा डाल रहे हैं, 7,000 में डाल रहे हैं या 8,000 में डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अनुराग जी के लिए राय यही है, पूरे 5 लाख आप 5 अच्छे फंड ले लें 15 साल के लिए। उन 5 अच्छे फंड में क्या होगा, 2 फंड होने चाहिए आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी, 2 फंड होने चाहिए मिड कैप्स के, और 1 फंड होना चाहिए स्मॉल कैप फंड का। 5 अलग अलग फंड हाउस के ये 5 फंड आप चुने और तुरंत पैसा लगा लीजिए। ये क्या जो 5 लाख रुपए इनके पास है, ये किसी लिक्विड फंड में डाल के STP के जरिए निवेश करना ना, जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। 15 साल का व्यू है, ज्यादा टाइम करने के चक्कर में पड़ेंगे ना, छूट जाएंगे। फिर क्या अभी नहीं लगा पाएंगे, खुदा न खास्ता बाजार बढ़ गया तो फिर लगा ही नहीं पाएंगे, रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ 15 साल के व्यू में 2-3-4% का मार्केट का व्यू मत देखिए, लगा दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको जल्द से जल्द निवेश की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और भोपाल से सत्येंद्र पाठक ने अपना सवाल हमें फेसबुक पर भेजा है और ये बोल रहे हैं कि इनकी 5 साल की बेटी है और बेटी के नाम पर इन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। नजरिया इनका भी 15 साल का है और पूछ रहे हैं कि क्या लड़कियों के लिए कोई स्पेशल स्कीम है। तो सत्येंद्र जी, यहाँ पर सुकन्या समृद्धि में आप चाहें, अगर आपने स्पेशल स्कीम मांगी है तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए सरकार की तरफ से ये स्कीम का ऐलान हुआ है जिसमें 9% से ज्यादा का कुछ ब्याज मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का जरिया अगर इन्हें अपनाना हो तो इन्हें भी इक्विटी ओरिएंटेड रूट अपनाना चाहिए। कविता, देखिए, अगर आपको फिक्स इनकम में पैसा लगाना है, पोस्ट ऑफिस में लगाना है या इंश्योरेंस खरीदना है बच्चों के लिए, तब तो लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए काफी अलग अलग स्कीम्स हैं, स्पेशल स्कीम्स है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई फर्क है नहीं। तो
क्योंकि सत्येंद्र जी 15 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, बच्ची 5 साल की है और व्यू लंबा है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इस चक्कर में मत पड़िए कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए कोई स्पेशल स्कीम है या नहीं, वो छोड़ दीजिए। आपका व्यू 15 साल का है, सेम जो हमने पिछले सवाल के जवाब में राय दी वही राय आपके लिए। पैसा इक्विटी में लगाइए। इन्होंने पैसा बताया कितना पैसा लगाना चाहते हैं? नहीं, पैसा नहीं बताया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आपको 15 साल के लिए पैसा लगाना है, आप इक्विटी फंड्स में लगाइए और जितना पैसा आपको लगाना है उस हिसाब से उसे तोड़ दीजिए, कुछ डाइवर्सिफाइड फंड में, कुछ मिड कैप फंड में और कुछ स्मॉल कैप फंड में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में आपको 15 साल के लिए जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए जब भी आप में क्षमता हो। धीरेन्द्र अस्थाना का सवाल लेते हैं, बनारस से इन्होंने अपना सवाल भेजा है और आज फेसबुक से हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये प्रोफेसर हैं और अगले साल रिटायर होने वाले हैं, रिटायर होने पर करीब 20 लाख रुपए कुछ उन्हें मिलेंगे और फिलहाल इस पैसे की इन्हें जरूरत नहीं है रोजाना के खर्चों के लिए, क्योंकि पेंशन इन्हें लगातार मिलती रहेगी। अब ये बोल रहे हैं कि ये चाहते हैं कि ये पैसे कहीं निवेश कर दिए जाए ताकि इन्हें आगे चलकर इनके जो रिटायरमेंट का जो समय है उसके बाद का वो काफी अच्छे से गुजरे। बिल्कुल, चूंकि इनके डे टू डे एक्सपेंसेस की व्यवस्था है, पेंशन आ जाएगी, तो इन्हें थोड़ा सा मैं रिस्की प्रोडक्ट दूंगा। अगर सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है, मुझे खर्चे के लिए पैसे लगेंगे, तो मैं इनको सीधे बोल देता कि आप MIP ले लीजिए, जो 90% लगाएगी डेट में, 10% लगाई इक्विटी में, तो आपको मंथली इनकम आती रहेगी। लेकिन चूंकि ये थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, तो कविता मुझे लगता है इनको लेना चाहिए बैलेंस फंड, जहां पर 35-40% इक्विटी होगी और 60% डेट होगा। तो ऐसे में आपके लिए 20 लाख रुपए में आप 4 अच्छे डेट बैलेंस फंड ले लें, या फिर दूसरा तरीका सत्येंद्र जी ये भी कर सकते हैं, 2 इक्विटी फंड में लगा लें और 2 डेट फंड में लगा लें, तो वो भी एक तरह से आपके बैलेंसिंग वाला मामला हो गया कि 20 लाख में से 12 लाख आपने डेट फंड में डाल दिए, 7-8 लाख रुपए आपने इक्विटी फंड में डाल दिए। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि आप जो ये पैसा लगा रहे हैं कम से कम 5 साल के लिए लगा रहे हैं। 5 से 10 साल अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो फिर आप इस वक्त बैलेंस फंड में जाएं, या 60% 70% पैसा आपको फिक्स इनकम फंड में लगाना है, जिसमें बॉन्ड फंड हो सकता है, गिल्ट फंड हो सकता है, और बाकी 40% पैसा आपको इक्विटी फंड में लगाना है। लेकिन इक्विटी में ये याद रखें, आपको मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में पैसा लगाना है। इक्विटी में आपको रिस्की फंड नहीं खरीदने और डेट में आपको गिल्ट फंड या फिर बॉन्ड फंड ही खरीदने, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से अरुण कुमार का सवाल लेते हैं। गिल्ट फंड क्या होते हैं जानना चाहते हैं और इनमें रिटर्न कैसे मिलते हैं, इसके बारे में इन्हें हमसे जानकारी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है और इनके जरिए हम काफी दर्शकों को गिल्ट फंड्स के बारे में भी समझा पाएंगे। सबसे पहले किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए, ये फंड होता क्या है? देखिए, गिल्ट फंड क्या है? गिल्ट का मतलब है, गिल्ट का फुल फॉर्म जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम शॉर्ट फॉर्म में गिल्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि भारत सरकार जो अपनी सिक्योरिटीज, बॉन्ड या फिर प्रतिभूतियां जिन्हें हिंदी में कहते हैं वो जारी करती हैं, उसे हम कहते हैं गिल्ट। यानी कि जब आप गिल्ट खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, तो एक तरह से आप हिंदुस्तान की सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं, राइट। अगर आपको हिंदुस्तान में पैसा लगाना है तो सबसे ज्यादा आपको क्रेडिट रेटिंग किसकी दिखेगी, या सबसे ज्यादा सेफ आपको क्या लगता है? अरे चलिए, सरकार ले रही है ना, तो पैसा डूबने वाला नहीं है। ये एक सेफ्टी वाली बात होती है, तो इस वजह से गिल्ट फंड पॉपुलर होते हैं। अमूमन ये मानकर चला जाता है कि गिल्ट फंड में पैसा लगाना सेफ है, अनलेस कि किसी देश की सरकार ही डूब जाए तो अलग बात है, देश ही डूब जाए तो अलग बात है, जैसा कि कोई ग्रीस वीस टाइप का मामला हो, हालांकि वहां भी डूबते नहीं है। तो ऐसे में गिल्ट फंड में सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्रेडिट रिस्क जीरो है, यानी कि पैसा डूबने की संभावना नहीं के बराबर, जीरो तो नहीं कह सकते, नहीं के बराबर है। अब गिल्ट फंड ये, जैसा मैंने बताया, आप किसी फंड में जाएंगे, आप ये कहेंगे कि मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड या गिल्ट फंड खरीदना है, आप उस फंड को पैसा देंगे, वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाएगा। अब रिटर्न कैसे आएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कविता। इसमें 2 बड़ी चीजें होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए। गिल्ट फंड में 2 तरीके से पैसा बनता है। पहला तो ये कि कूपन रेट होती है। फर्ज करें कि 10 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पेपर 7.5% का कूपन का है, यानी कि हर महीने गवर्नमेंट उस पर 7.5% ब्याज देती है। तो एक तो ब्याज की कमाई होगी, दूसरा जो गिल्ट के दाम यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के दाम ऊपर या नीचे होते हैं उसका फायदा मिलता है। वो कब और कैसे होता है? अगर ब्याज दरें घटने वाली है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के दाम बढ़ेंगे और आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा रिटर्न आएगा, लेकिन ब्याज दरें बढ़ने वाली है तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो अब हम इस वक्त ऐसे माहौल में जहां धीरे धीरे ब्याज दरें नीचे जाने की संभावना ज्यादा है, तो फिर आपके लिए गिल्ट फंड में पैसा लगाना ज्यादा अच्छा है। आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, एक तो कूपन का यानी कि इंटरेस्ट की कमाई होगी, और दूसरा आपको पोर्टफोलियो में एप्रिसिएशन आएगा
यानी कि जो गिल्ट के दाम बढ़ेंगे उसका फायदा मिलेगा। तो ये दो फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि ब्याज दरों में ऊपर नीचे होने से कई बार ये होता है कि नेगेटिव रिटर्न भी आ जाए, लेकिन चूंकि कूपन रेट है, ब्याज की कमाई उसे ऑफसेट कर लेती है। तो अगर आप 5 से 10 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं तो मानकर चलें गिल्ट फंड में आपका पैसा डूबेगा नहीं, गिल्ट फंड में आपको नेगेटिव रिटर्न आएगा नहीं, लेकिन उसके लिए 5 से 10 साल का व्यू होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ब्याज दरों का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से आपका रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में आप इसको शामिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से अब अनुराग पाठक का सवाल लेते हैं और इन्होंने भी हमें फेसबुक के जरिए अपना सवाल पूछा है। ये कह रहे हैं कि हमारे चैनल से अक्सर देखते हैं चैनल को, और साथ ही बैंक निफ्टी और फार्मा सेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि इनमें काम कैसे होता है और निवेश के लिहाज से क्या इनका चुनाव किया जा सकता है या नहीं। तो मेरे ख्याल से इन्हें डायरेक्ट मार्केट में निवेश करने पर सलाह चाहिए। ओके, चलिए बैंक निफ्टी और फार्मा। बैंक निफ्टी में कुछ शेयर मिलकर एक इंडेक्स बनाते हैं, जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी हुआ, जैसे सेंसेक्स में 30 शेयर है, निफ्टी में 50 शेयर है, उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी कुछ बड़े बैंक्स मिलकर उसका एक इंडेक्स बनाते हैं। और बाजार में बैंकिंग शेयर कैसा कारोबार कर रहे हैं उसका सेंटीमेंट देखने दिखाने के लिहाज से बैंक निफ्टी का मूव ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपको सीधे तौर पर बैंक के शेयर खरीद लें, लेकिन आपको लगता है कि मुझे एक साथ बास्केट या एक साथ कई सारे बैंक के शेयर खरीदने, तो फिर बैंक निफ्टी आप खरीद या बेच सकते हैं। वायदा कारोबार में बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग होती है, लेकिन अगर आपको वायदा कारोबार की ट्रेडिंग नहीं करनी है, जो कि एक शुरुआती निवेशक के लिए, ट्रेडर के लिए मुश्किल काम भी है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं तो कविता लगभग हर एक फंड के पास बैंक सेक्टर फंड है, आप उस बैंकिंग सेक्टर फंड में जाकर पैसा लगा लें, आराम से आपको बैंकिंग शेयरों के रिटर्न आ जाएंगे। उसी तरह से फार्मा शेयरों में भी सेम है, 50 फार्मा शेयर लिस्टेड है। अगर आपको समझ में आता है कि ये फार्मा शेयर खरीदना है, ये बेचना है, तब तो ठीक, नहीं तो फार्मा के भी कई सारे सेक्टर फंड्स हैं जिन्हें हम थीम फंड या फिर सेक्टर फंड कहते हैं। लेकिन उसमें भी हम नए निवेशक को अमूमन रेकमेंड नहीं करते हैं। अगर आपको जानकारी ना हो उस क्षेत्र की तो आप निवेश ना करें। बेहतर ये होगा कि आप डाइवर्सिफाइड फंड लें। लेकिन अगर आपने मन बना ही लिया कि मुझे बैंक में ही पैसा लगाना है, या मैंने मन बना लिया कि मुझे फार्मा में ही पैसा लगाना है, तो फिर बजाय एक आध शेयर चुने लें, उससे बड़े आप सेक्टर में पैसा लगा लें। बिल्कुल, लेकिन उस सेक्टर की परफॉर्मेंस आपको लगातार ट्रैक करनी होगी। आगे बढ़ते हैं और तरुण कुमार का सवाल लेते हैं। इंदौर से उन्होंने सवाल भेजा है, और ईटीएफ में यूनिट की ट्रेडिंग होती है, इसमें टैक्स कैसे लगता है ये पूछ रहे हैं। साथ ही क्या शेयर जैसे टैक्स नियम लागू होते हैं ईटीएफ पर भी? हमने पिछली बार चर्चा की थी और मेरे ख्याल से उसी के चलते सवाल आया है। अनिल जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है और ये समझना जरूरी भी है। देखिए, इसमें ईटीएफ का मतलब ये नहीं कि ईटीएफ मतलब सिर्फ इक्विटी फंड है। ईटीएफ का फुल फॉर्म इक्विटी ट्रेडेड फंड नहीं है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। वो फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड किए जा रहे हैं। तो ईटीएफ सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का हो ऐसा नहीं है, इक्विटी के भी हो सकते हैं, गोल्ड के भी हो सकते हैं। अब जो नियम आपके लिए इक्विटी शेयरों के लिए लागू होते हैं वही नियम ईटीएफ पे लागू होंगे। कैसे? सपोज आपने जाके कोई शेयर आज खरीदा और उसे 1 साल बाद बेचा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके लिए 0 है। उसी तरह से इक्विटी का अगर ईटीएफ है जिसमें 60% से ज्यादा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है, यूं कहें कि निफ्टी का ईटीएफ हो गया, या सेंसेक्स का ईटीएफ हो गया, या पीएसयू बैंक्स का ईटीएफ हो गया, तो वो ईटीएफ अगर आप आज खरीदकर 1 साल तक होल्ड करते हैं और उसके बाद अगर आप उसमें कोई कमाई करते हैं तो फिर आपके 0 टैक्स होगा। लेकिन जनरली ईटीएफ में कविता होता है कि लोगों को बड़ी ट्रेडिंग करने की मानसिकता होती है, तो अगर आप ट्रेड करते रहेंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो जो बेनिफिट आप टैक्स के लिहाज से लेना चाहते हैं तो फिर कम से कम ईटीएफ को 1 साल तक के लिए होल्ड करना जरूरी है। जो ईटीएफ दूसरी एसेट क्लास के हैं, कोई गोल्ड के हो सकते हैं, कोई डेट के हो सकते हैं, तो उनके लिए जो नियम आप अदरवाइज पैसा लगाएं गोल्ड फंड में, अदरवाइज गोल्ड खरीदें या बेचें, वही नियम लागू होंगे। तो इक्विटी ईटीएफ अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, तो आपके लिए ये सलाह है तरुण। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से पहला कदम की इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। अनिल जी, और अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल या तो हमारे फेसबुक के पेज पर आप पोस्ट कर सकते हैं और अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जरूर अपना सवाल दीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।